वीके शर्मा, आदर्श विद्या मंदिर, शंकर विद्यापीठ, आबू पर्व। कक्षा 10वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका के अंतर्गत आज हम साना साना हाथ जोड़ी, जो कि मधु कांकरिया द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत है, का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, यह यात्रा वृत्तांत काफी विस्तृत है, लेकिन कुछ मुख्य बिंदुओं के आधार पर, कुछ मुख्य संदेशों के आधार पर हम इसे संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत से तात्पर्य है जब कोई लेखक किसी स्थान विशेष की यात्रा करता है और उस यात्रा के दौरान वह वहां की भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक यानी विभिन्न प्रकार की जानकारियां देने का प्रयास करता है अपनी उस यात्रा के द्वारा, तो उसे हम यात्रा वृत्तांत के नाम से जानते हैं। यात्रा वृत्तांत में केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि उस स्थान की समस्त गतिविधियों की जानकारी लेखक अपने यात्रा वृत्तांत के माध्यम से देने का प्रयास करता है। इसमें पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक तथा उसके आगे के हिमालय की यात्रा के बारे में बताया गया है। यानी जो मधु कांकरिया हैं, उन्होंने किस स्थान की यात्रा की है? हमारे पूर्वोत्तर भारत में, भारत का एक सिक्किम नाम का राज्य है, वहां के गंगटोक तथा उसके भी आगे हिमालय पर्वत की यात्रा उन्होंने की थी और उस सिक्किम की राजधानी गंगटोक और हिमालय पर्वत के आसपास के क्षेत्र के बारे में ही इन्होंने लिखा है, बताया है। लेखिका ने हिमालय के अपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य का काव्यात्मक चित्रण किया है। यानी इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से लेखिका ने अपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य, यानी जो हिमालय पर्वत का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो सामान्य नहीं है, यानी एक असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सुंदरता, वहां की जो प्राकृतिक सुषमा है, सुंदरता है, उस हिमालय की सुंदरता का केवल सामान्य शब्दों में नहीं, बल्कि एक अपनी काव्य शैली में, यानी काव्यात्मक रचना के द्वारा उसका चित्रण करने का प्रयास किया है। यानी उस प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी काव्य कला के द्वारा, अपनी साहित्य कला के द्वारा उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। वर्णन इतना सजीव व स्वाभाविक है कि लगता है जैसे हम स्वयं हिमालय के हर क्षण बदलते सौंदर्य को अपनी आंखों से देख रहे हैं। निश्चित रूप से लेखक या लेखकार की यह जो लेखन की जो क्षमता होती है, उसकी जो शैली होती है, ये उस पर निर्भर करता है, क्योंकि कभी कभी वो अपने लेखन को इतना सजीव चित्रित कर देता है तो लगने लगता है जैसे हम वास्तव में उसी स्थान पर पहुंच रहे हैं। तो इस पाठ में मधु कांकरिया ने जिस शैली का प्रयोग किया है, जिस अपनी काव्य शैली का प्रयोग किया है, तो जिस प्रकार के का एक शब्द चित्र प्रस्तुत किया है, यानी उनके शब्दों को पढ़ते ही, उनकी शैली को पढ़ते ही हमें स्वयं को ऐसा लगने लगता है मानो हम स्वयं भी हिमालय पर्वत और गंगटोक की यात्रा कर रहे हों। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा में इतनी सजीवता है। और जैसे हम स्वयं हिमालय के हर क्षण बदलते सौंदर्य को अपनी आंखों से देख रहे हैं। हिमालय के सौंदर्य के वर्णन के साथ साथ ही लेखिका ने उस प्रदेश के निवासियों की जीवन, अब जैसा कि हमने बताया, इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से लेखिका ने क्या बताने का प्रयास किया है? तो सबसे पहला जो प्रथम बिंदु आया वो था कि वहां हिमालय पर्वत के आसपास और गंगटोक जो जगह है सिक्किम राज्य की,
वहां की एक तो प्राकृतिक सौंदर्यता के बारे में जानकारी दी है, प्राकृतिक सौंदर्यता के बारे में बताया है, और दूसरा है प्रदेश के निवासियों के जीवन, यानी वहां सिक्किम प्रदेश में जो लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं, उन सामान्य जनता कैसे रहती है, उनका जनजीवन कैसा है, यानी वो किस प्रकार से गरीबी अभाव में जी रहे हैं, यानी मेहनत करने के बाद भी वह गरीबी और अभाव में जी रहे हैं। इस प्रकार उनकी लोगों की आर्थिक स्थिति की ओर भी संकेत किया है, और यहीं पर लेखकार ने ये बताने का प्रयास भी किया है कि चाहे इस देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भौगोलिक परिस्थितियां बदलती हो, चाहे प्राकृतिक सुंदरता बदलती हो, लेकिन गरीबी और अमीरी और पाप और पुण्य की मान्यताएं ये मनुष्य जीवन में हर जगह एक जैसी ही पाई जाती हैं। यानी लेखक को आश्चर्य होता है कि इतने मनोरम और सुंदर स्थान पर जहाँ केवल सुंदरता के माध्यम से व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है, लेकिन उस जगह पर भी जब वो वहां पर उन मजदूरों को काम करते हुए देखता है जो हिमालय पर्वत पर सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, कठिन रास्तों से गुजर रहे हैं, अनेक बार अपने प्राणों की बाजी लगा करके वो कठिन मार्गों पर चल करके मजदूरी करते हैं, वहां पर उन्हें कई बार अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। ऐसी कठिन मजदूरी करने के बाद भी वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस समय लेखिका का जो हृदय है वो करुणा से भर जाता है, और वो एक स्थान पर कहती हैं कि सामान्य लोगों का जनजीवन एक जैसा है, यानी जिस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर लेखक असीम आनंद की प्राप्ति कर रही थी, वहीं जब इस प्रकार के करुणा जन्य दृश्य देखती हैं, इस प्रकार से गरीबी जनता को मेहनत करते हुए देखते हैं, जब गरीब लोगों को देखते हैं प्राणों की बाजी लगा कर अपने पेट की पालना करने के लिए काम करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे लोगों से लेखा एक बार भावुक भी हो जाती हैं। उसका भी वर्णन इस पाठ में मिलता है। प्रदेश के निवासियों के जीवन, उनकी गरीबी, अभाव और मेहनत का भी रेखांकन किया गया है। बताया गया है कि गंतव्य के लोग बहुत मेहनती होते हैं और कठिन परिस्थितियों में से भी वो हार नहीं मानते हैं, जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। लेखिका ने यह भी बताया है कि हिमालय तक जाने के मार्गों में अनेक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस यात्रा वृत्तांत में पीड़ा और सौंदर्य बड़ा ही अनुपम पाठ है यह, यानी सौंदर्य अलग पक्ष है और पीड़ा अलग पक्ष है। जैसा कि मैंने बताया, पीड़ा है वहां की जनजीवन की, पीड़ा है वहां की निर्धन जनता की, पीड़ा है वहां मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों की, लेकिन सौंदर्य है प्रकृति का। तो यह एक वह स्थान है जहां पर लेखिका ने एक तरफ पीड़ा और एक तरफ सौंदर्य यानी सुंदरता, इन दोनों का बड़ा ही अद्भुत मेल किया है। कभी कभी वो इस सौंदर्य में मंत्रमुग्ध होकर के इस सौंदर्य का आनंद लेते लेते आध्यात्मिकता के भाव उसके अंदर आने लगते हैं, तो कहीं एक तरफ वह वहां की सामान्य जनजीवन को देखती है तो लोगों के प्रति उनके मन में करुणा प्रेम के भाव भी उभरने लगते हैं। इस प्रकार वास्तव में यह पीड़ा और सौंदर्य के मेल का एक अद्भुत यात्रा वृत्तांत है। इसके पढ़ने से अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं, यानी जहां भी प्राकृतिक सौंदर्य होता है वहां व्यक्ति को अकेले रहना काफी अच्छा लगता है। इसीलिए अकेलेपन का भाव क्यों? क्योंकि वहां का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है। लेकिन करुणा का भाव किसको देखकर? वहां के उस जनजीवन को देख करके, जो लोग उन पहाड़ी क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों में मेहनत करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं और जीवन की हर चुनौतियों का सामना करते हैं। इसके पढ़ने से अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा
प्रकृति की समग्रता का आभास भी होता है। साथ ही ये पता लगता है कि प्रकृति की समग्रता क्या है, यानी प्रकृति की समग्रता बड़ी एक जैसी नहीं है। किसी स्थान विशेष को देखकर, किसी एक पक्ष को देख करके हम पृथ्वी की या सृष्टि की समग्रता का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इस सृष्टि की संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए हमें जीवन के हर पक्ष को देखना पड़ता है। कहीं रेगिस्तान है तो कहीं समुद्र है, कहीं अकाल है, सूखा दिखाई दे रहा है तो कहीं हरियाली दिखाई दे रही है, कहीं प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई दे रहा है तो कहीं केवल कटीली झाड़ियां दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार हम देखते हैं जीवन के में भी यही है। एक तरफ व्यक्ति पीड़ाओं से भरा हुआ है, उसका जीवन पीड़ा और वेदनाओं से भरा हुआ है, तो वही जीवन का दूसरा पक्ष आनंद और खुशहाली से भरा हुआ है। यही तो जीवन का सार है, यानी जीवन सुख और दुख का संगम है। जीवन में विभत्सता भी है तो जीवन में आनंद भी है। जीवन का एक पक्ष, सिक्के के दो पहलू मान सकते हैं। यहाँ पर जीवन सिक्के के दो पहलू हैं, यानी सुख और दुख, यानी सुख और दुख दोनों के संगम से ही जीवन का निर्माण होता है। यह भी यहाँ पर लेखिका ने बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।